कि हरीश जी यदि सीनियर आदमी है, मुझसे ज़्यादा राजनीतिक अनुभव रखते हैं, यदि उन्होंने कुछ कहा है और अपने ही मुख्यमंत्री के ऊपर चार्ज लगाया है, तो निश्चित तौर पर ये सोचने वाली बात तो है। वोटर को देख करके, जाति देख करके, धर्म देख करके यदि इस तरह की चीज़ें होगी तो निश्चित तौर पर ये विधायक धर्म का निर्वहन तो नहीं है। आरएलपी का एज सच कोई कैडर नहीं है। और वो राहुल गांधी अपने घर को ही सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। देश कब टूटा? देश तो सन 47 में टूटा, जब उनके ही नाना जो है देश के प्राइम मिनिस्टर थे। कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा यहां से साफ होगा। निश्चित तौर पर शिव सर्वाधिक मतों से जीती जाने वाली विधानसभा होगी। कांग्रेस के अंदर एक रवायत हो गई है इन दिनों में अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं के बारे में गाली गलौज करना। बाड़मेर जिले की 7 विधानसभाओं में शिव विधानसभा हर बार चर्चा का केंद्र बनती है। पहले भी हमने क्या हाल है नेताजी एपिसोड में आपको बताया था कि शिव एक ऐसी विधानसभा है जहां पर भाजपा के जो टिकट के दावेदार हैं उनकी बहुत बड़ी सूची, ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी लाइन है, जिसमें आलाकमान को यह तय करना बड़ा मुश्किल होगा कि इस बार किसके ऊपर भरोसा करें। पूर्व विधायक भी हैं इसमें, तो आरएसएस से जुड़े हुए काफ़ी लोग भी हैं, पहले जो चुनाव लड़ चुके हैं वो व्यक्ति भी हैं। तो ऐसे में और भी कई युवा चेहरे खास तौर पर इस चुनाव में खासी चर्चाओं का केंद्र हैं। उनमें से एक है राजेंद्र सिंह भियाड़। राजेंद्र सिंह भियाड़ पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए रहे हैं और इन्होंने बड़े नेताओं के साथ भी काम किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य जसवंत सिंह जसोल का नाम भी आता है। 2014 में भले ही वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनकी कैंपेनिंग यही संभाल रहे थे। राजेंद्र सिंह जी 2014 की बात करें तो 2022 तक आते आते काफ़ी कुछ चीज़ें परिवर्तन हुए, राजनीतिक जो तस्वीरें हैं वो भी बदली हैं। क्या लगता है इस बार की शिव विधानसभा में इस बार क्या होने वाला है? जो मैंने पहले चर्चा की कि दावेदारों की लंबी फहरिस्त है, उसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? नहीं, मैं कहाँ पाता हूँ ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न आपका ये होना चाहिए कि शिव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला है और आरएलपी का भी दूसरे नंबर पे, माफ करें तीसरे नंबर पे। आरएलपी पिछली बार भी तीसरे नंबर की पार्टी थी। अगली बार क्या होगा ये बात, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है, मुख्य मुकाबला वैसे कई निर्दलीय भी लड़ते हैं हर चुनाव में, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है, और पार्टियां भी इसके सिवाय और पार्टियां भी होगी, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो मोटा मोटी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की। इस बार तो और ज़्यादा टेंशन फ्री होंगे क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे हैं, हालांकि ये तय नहीं है, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस का मजबूत जो इक्का है वो रिटायरमेंट राजनीति से ले सकता है, तो नया जो चेहरा आएगा उसके कारण भी आपको फ़ायदा पहुँचेगा, ऐसी पार्टी को उम्मीद है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एज ए सच ऐसा सोचती है कि कांग्रेस की तरफ से कोई भी आए, जिनको आप नए पुराने कह रहे हैं, उनको भी हमने बार बार हराया वहाँ चुनाव में और अच्छे मार्जिन से हरा करके हमारा प्रत्याशी हमेशा जीतता रहा है। हमारे सामने एज ए भारतीय जनता पार्टी के वर्कर जो बड़ा चैलेंज है वो ये कि हमारी जो ये बॉर्डर एरिया की कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में कैसे आए, और इसके लिए हम सब लोग एज कलेक्टिव एज ए वर्कर लग करके और जो कांग्रेस का वहाँ पर पंजा है उस पंजे को उखाड़ करके वहाँ हम कमल स्थापित करना चाहते हैं। कमल स्थापित तो करेंगे, ये तो अगर आप दूसरी पार्टी में होते तो उसके सिंबल को आप जिताने की बात करते, लेकिन क्या उसके लिए चेहरा राजेंद्र सिंह भियाड़ बनना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी उनको टिकट दे ताकि वो चुनाव में अपना भाग्य आजमाए? देखो, ये पार्टी तय करती है, ये व्यक्ति तय नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी की आला कमान, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ये सब वो लोग तय करते हैं। कोई व्यक्ति अपने आप में एक मुंह उठा के कह दे कि मैं दावेदार हूँ, सशक्त हूँ, कमजोर, ये कोई बात नहीं होती। हाँ, ये बात ठीक है, आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है जहाँ पर एक सामान्य
अध्यापक का लड़का अटल बिहारी वाजपेयी 10 टर्म पार्लियामेंट में आता है, प्राइम मिनिस्टर तक बन जाता है। एक सामान्य चाय बेचने वाले पिता का लड़का नरेंद्र मोदी सारे हर्डल्स को तोड़ करके और देश का पिछले 10 सालों से नेतृत्व कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में आम कार्यकर्ता को अवसर देने की ये एक परंपरा रही है। हम कोई परिवार आधारित पार्टी नहीं है, वंशवाद पर आधारित पार्टी नहीं है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी नहीं है। तो ये पार्टी को तय करना है, ये पार्टी तय करती है। कोई व्यक्ति अपने आप में क्लेम करे कि मैं दावेदार हूँ, ये अपने आप में कोई न तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से मैच करता है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा एक फॉर्मेट बना हुआ है वो मिलकर तय करते हैं। हम लोगों ने इतना तय कर रखा है, भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के हिसाब से जो हमने तय कर रखा है वो ये है कि किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी इस इंटरनेशनल बॉर्डर से जीतनी चाहिए। यहाँ से हमारा प्रतिनिधि जो है राजस्थान की विधानसभा में जाना चाहिए। वो प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह भियाड़ भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। खुलकर मैं आपसे जानना चाहूँगा, इसको जो चर्चाओं में है कि राजेंद्र सिंह भियाड़ भी इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं, पार्टी के सामने वो भी एक सशक्त दावेदार हैं, क्या राजेंद्र सिंह भियाड़ यह बात स्वीकार करते हैं कि वो इस सूची के अंदर उनका भी नाम है और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्योंकि बीते चुनाव में भी ऐसा चर्चाओं में था कि राजेंद्र सिंह भियाड़ जो सर्वे गया है उसमें उनका नाम है। तो क्या इस बार भी ये उम्मीद जताए आपके समर्थक, आपके पार्टी के लोग कि भारतीय जनता पार्टी राजेंद्र सिंह भियाड़ पे इस सरहदी जो विधानसभा है यहाँ पे दांव खेलेगी? नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी ही तय करेगी। लेकिन ये जरूर है कि पार्टी यदि मुझे अवसर देगी, जो भी अवसर देगी, यदि चुनाव लड़ने का मुझे अवसर देगी तो निश्चित तौर पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी का हमारे संगठन एकदम से टिकट दे तो अच्छा रिजल्ट आए ये आवश्यक नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ तैयारी तो कर रहे हैं ना, जनसंपर्क तो कायम है ना कि अगर विधायक के रूप में किसी को भी टिकट मिले भाजपा में तो उनको जिताने के लिए आप पब्लिक से तो कंटिन्यू कनेक्टेड है ना? पूरी तरह से, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। वो कोई राजेंद्र सिंह इंडिविजुअल के लिए हमारी तैयारी नहीं है। हमारी तैयारी ये है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ किसी भी सूरत में जीतनी चाहिए। और यदि मुझे भी अवसर देगी भारतीय जनता पार्टी या मेरे सिवाय जो मेरे से वरिष्ठ लोग हैं, जो मुझसे कई गुना ज़्यादा काबिल लोग भी हैं, पार्टी का कोई मेरे से बाद में कोई जूनियर कार्यकर्ता भी है, किसी को भी पार्टी अवसर देती है तो क्योंकि हम एक व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है, हम एक विचार के लिए राजनीति कर रहे हैं। इस सरहदी क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवादी विचार जो है वो सशक्त बनना चाहिए। हमारा जो मुख्य एम है वो ये है और इस एम की पूर्ति के लिए पार्टी ABCD किसी को भी सिलेक्ट करती है, मुझे भी सिलेक्ट करेगी तो वो कोई मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट नहीं हो रहा हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सेलेक्ट हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ बताइए कि आज आपने आपकी प्रतिद्वंदी जो कांग्रेस पार्टी है उनके एक पूर्व मंत्री का बयान सुना होगा। RLP को उन्होंने अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा पोषित एक तरीके से स्थापित पार्टी बताया है। आप चूंकि विपक्ष में हैं, क्या कहेंगे आप इस बयान के बारे में? हालांकि हरीश जी बहुत इस जिले के सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, पूर्व मंत्री है, अभी विधायक हैं। और कांग्रेस के अंदर एक रवायत हो गई है इन दिनों में अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं के बारे में गाली गलौज करना। सचिन पायलट को गरियाना, अशोक गहलोत जी को गरियाना। ये कांग्रेस जो है खंड खंड में विखंड हो रही है दिनों दिन। और जब डूबता जहाज कोई होता है और जब किसी पार्टी में अनुशासन और आलाकमान की अथॉरिटी ख़त्म हो जाती है, तब जो है कोई अपनी ही पार्टी का विधायक जो है अपनी ही पार्टी के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ तरह तरह की बातें करते हैं। अब RLP के किसकी प्रायोजित पार्टी है, चूँकि हरीश जी यदि सीनियर आदमी है, मुझसे ज़्यादा राजनीतिक अनुभव रखते हैं, यदि उन्होंने कुछ कहा है और अपने ही मुख्यमंत्री के ऊपर चार्ज लगाया है तो निश्चित तौर पर ये सोचने वाली बात तो है। तो पार्टी भाजपा के लिए ये भी एक मुद्दा रहेगी क्योंकि चुनाव आने वाले, तो एक सीनियर नेता अगर इस तरीके से मुख्यमंत्री पर कुछ बात करता है तो क्या, जैसे आपने कहा खंड खंड कांग्रेस विभक्त हो रही है, तो क्या इसको भी मुद्दा बनाया जाएगा पब्लिक के बीच में? हमारे लिए मुद्दा दो मुद्दे हैं। एक तो कांग्रेस के अंदर जो ये मैनी वॉइसेज है, कांग्रेस अपने आप में 50 दिशाओं की पार्टी हो गई, जिसको जो आए मुंह उठाए अपने मन में जो आता है वो बयान दे देता है। यानी जो पॉलिटिकल फोर्स कलेक्टिव नहीं है अपने ही घर के अंदर और अपनी ही पार्टी के सीनियर नेताओं में आपस में जिस तरह से जो है दिनों दिन आरोप प्रत्यारोप का, जैसे जैसे चुनाव का युद्ध, चुनाव का बिगुल बज रहा है, वैसे वैसे इनके अंदर जो है दिनों दिन मतभेद जो है पब्लिक के अंदर चौड़े आ रहे हैं।
हमारे लिए जो मुद्दा है वो कांग्रेस का कुशासन है। इनकी व्यक्तिगत लड़ाई को पब्लिक देख रही है। हमारे लिए जनता का भला कैसे हो, हम भारतीय जनता पार्टी के शासन में जनता को कैसे रिलीफ दे सकते हैं, और इनका जो 4 साल का कुशासन रहा है उस कुशासन को हम लेके जा रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से ये कितना लड़ रहे हैं पब्लिक है सब जानती है, इनको देख रही है। अच्छा, शिव की तरफ लौट आते हैं वापस। शिव आज़ादी के 75 वर्षों के बाद क्या मानते हैं कि वहाँ पर जो कुछ हुआ, जो नेता चुने गए, उन्होंने इस इलाके की वकालत सही तरीके से की नहीं, या क्या वजह रही? क्योंकि जिस भी व्यक्ति से मैंने सवाल किया इस संबंध में, उनका ये कहना था कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसका बहुत बड़ा अभाव है, आड़ चाहे कुछ भी हो। मैं हालांकि इस पॉलिटिकल फैशन का आदमी तो नहीं हूं, जो मेरे से पहले इस जगह को रिप्रेजेंट कर चुके हैं उनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग करूं। लेकिन निश्चित तौर पर जब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव इस इलाके में रहता है, उसके बावजूद जो है समस्याओं का अंबार रहता है, तो पॉलिटिकल लीडरशिप की भी कहीं न कहीं से निश्चित तौर पर जिम्मेदार रही है। आप देखिए, आप खुद जाकर के, आप तो जाते ही रहते हैं उस इलाके में, कि आज इतने आज़ादी का अमृत महोत्सव समय भी चल रहा है सब कुछ, और इतने वर्षों बाद में जो बुनियादी सुविधाएं हैं, शिक्षा का, चिकित्सा का, आजकल ये मोबाइल टावर का, सड़क का, पानी पीने के पानी का, ड्रिंकिंग वाटर का, तो ये इन बुनियादी सुविधाओं से एक बड़ी आबादी आज भी जो वंचित है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? निश्चित तौर पर पॉलिटिकल लीडरशिप जिम्मेदार है। इसमें तो मुझे कहने में, मैं ये किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहता कि पर्टिकुलर आदमी जिम्मेदार है, क्या उनके सामने चैलेंजेस रहे होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जो पॉलिटिकल आदमी का पहला फर्ज है, एकमात्र कोई फर्ज है कि वो जनता की सहूलियतों के लिए लड़े। यदि वो शासन में है तो उन सहूलियतों को सरकार से लाए, यदि शासन में नहीं है, प्रतिपक्ष में है, तो उन सहूलियतों के लिए आवाज़ उठाए। संक्षिप्त में अगर मैं जानना चाहूँ तो डेजर्ट नेशनल पार्क, हालांकि समस्या बड़ी है, लेकिन सवाल मैंने हर किसी से किया, तो मैं आपकी भी राय लेना चाहूँगा कि डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में आपकी क्या राय है? क्या इस विधानसभा के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत नहीं बन गई? ये समस्या बिल्कुल बड़ी नहीं है, यदि थोड़ी सी ईमानदारी से पॉलिटिकल विल हो तो। पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। आपको सहूलियतें देनी है उस इलाके के लोगों को जो हर तरह की बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। वो अपनी ज़मीन के ऊपर जो है न बिजली का कनेक्शन ले सकता, न ट्यूबवेल कर सकता, न केसीसी अप्लाई कर सकता, न खरीद बेच सकता। यानी पूरा का पूरा जो इलाका है वो किसान के बुनियादी अधिकार तो आपने छीन ही लिए। इसके सिवाय आप गाँव जो बिल्कुल रिमोट में है वहाँ आप एएनएम का क्वार्टर नहीं बना सकते। मतलब कुछ भी सरकारी जो सार्वजनिक निर्माण की चीज़ें वो नहीं कर सकते। बहुत बड़ा इलाका है। आज भारत जो है 21वीं सदी के अंदर है और आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आईटी का युग है। वहाँ पर एक टेलीफोन तक की सुविधा नहीं है एक बड़े इलाके में। ये निश्चित तौर पर, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हम सब के लिए, इस इलाके में राजनीति करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए शर्म की बात है। अच्छा, भाजपा के कई नेताओं ने कहा कि वर्तमान जो विधायक है, पहले भी खूब रहे हैं, अमीन खान साहब, वो विकास में भेदभाव करते हैं। आप उस इलाके के रहने वाले भी हैं, आप उस इलाके से लंबे समय से जुड़े हुए भी हैं, क्या कहेंगी इस बात में, क्या सच्चाई है? क्योंकि इससे पहले मैं वापस रिपीट करूंगा कि भाजपा के जिन जिन नेताओं से मैंने बात की जो शिव से चुनाव लड़ना चाहते हैं या चुनाव लड़ चुके हैं, उनका ये कहना है कि भेदभाव विकास में हुआ, इस वजह से जन आक्रोश यात्रा के दौरान उनको ये नज़र आया। ये बात ठीक है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कि जिस तरह से उनको काम करना चाहिए था एज ए विधायक, और उनको एक लंबा वक्त हो गया। आप ये समझते हैं कि आप एक यंग पत्रकार हैं, आपके मन में जनता की तकलीफ़ों को जिस तरह से उठा करके और बात करने की, उसके लिए लड़ने की जो कुव्वत है, वो निश्चित तौर पर एक जब उम्र का ढलान आ जाता है तो कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाता। और भारतीय जनता पार्टी के शासन में जब भी विकास हुआ है तो निश्चित तौर पर कभी हमने ये नहीं देखा कि वोटर किस पार्टी का है। तो जब वोटर को देख करके, जाति देख करके, धर्म देख करके यदि इस तरह की चीज़ें होगी तो निश्चित तौर पर ये विधायक धर्म का निर्वहन तो नहीं है। आप और कुछ चीज़ों को मान लो अपने कार्यकर्ता को खुश कर सकते हैं, लेकिन विधायक जो है वो पूरी की पूरी लाखों जो उसके वोटर है चुनने के बाद में वो किसी पार्टी का नहीं होता है, वो पूरी विधानसभा क्षेत्र का होता है। जब विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस तरह से यदि मान लो आप पॉकेट्स के अंदर जो है ये सोच करके हम सोचते हैं कि ये तो मेरा वोटर है, ये मेरा वोटर नहीं है, तो ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र में अपने आप में ये जिसको कहते हैं ना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। राजेंद्र सिंह जी, शिव के बारे में ये कहा जाता है कि शिव में कई बार
जो पॉलिटिक्स होती है वो धर्म युद्ध में परिवर्तित हो जाती है। क्या ऐसा है? मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको, मैं शिव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल आपको एक चीज़ कह रहा हूँ और मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ विकास नहीं होने का जो सबसे बड़ा जो कारण है ना, कि हमारे वोट देने का जो मोटिव है वो जाति और धर्म के ऊपर आधारित हो गया। आप देखिए कि किसी जाति का व्यक्ति खड़ा है तो उस जाति का व्यक्ति उसी जाति को वोट देने की कोशिश करता है। वो ये नहीं देखता है कि मेरा ये जो जनप्रतिनिधि है ये मेरे विकास के बुनियादी मुद्दों पे किस तरह से लड़ाई लड़ सकता है, या ये किसी भी धर्म का व्यक्ति है ये हमारे इलाके के विकास के लिए कैसा हो सकता है। तो वोटर जब जाति और धर्म के खांचों में बंट जाता है, मुझे बहुत अफसोस है सबसे ज़्यादा जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, दिनों दिन पढ़ी लिखी पीढ़ी में जातिवाद कम होना चाहिए था और पढ़ी लिखी पीढ़ी जो है एकदम साफ मिजाज से ये सोचे कि इस लोकतंत्र के अंदर हम अच्छा रिप्रेजेंटेटिव सामने लेकर के आएँ, जो विधानसभा के पटल से लेके ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से हर तरह से हमारी वॉइस को तरीके से उठा सके। लेकिन नौजवान पीढ़ी के अंदर भी जाति और धर्म के जो ब्लॉकेज हैं वो कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। तो ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक चिंता का विषय है कि एक पढ़ा लिखा नौजवान, मैं कॉलेज के बच्चों से बात करता हूं, उनके दिमाग में भी कहीं न कहीं जो है जाति का कीड़ा रहता है। तो ये अपील है मेरी, ये जो चुनाव 2023 का आ रहा है, इस चुनाव में विशेष करके नौजवान को ये फैसला करना पड़ेगा कि अब ये जाति, धर्म, इलाका, फलां, ये वो, इन सबसे ऊपर उठ के एक बात विचार करने की जरूरत है कि इश्यू पे, मुद्दे पे जो राजनीति खड़ी होनी चाहिए, समस्याओं पे जो राजनीति खड़ी होनी चाहिए, समस्याओं के विमर्श पे बात चलनी चाहिए कि आप क्या करोगे हमारे किसी जाति का, मेरी बिरादरी का व्यक्ति है लेकिन वो यदि मान लो इलाके के लिए उपयोगी नहीं है तो मैं केवल अपनी बिरादरी को देख करके उसको वोट कर दूं, धर्म को देख करके वोट कर दूं। तो इसी कारण से ये जो सिर्फ विधानसभा क्षेत्र का ही कारण नहीं है, इलाकों का, पिछड़े इलाकों का जो विकास जो रुकता है, उस रुकने का सबसे बड़ा कारण है कि आदमी को लगता है कि मुझे जो जाति बिरादरी के हिसाब से वोट मिल जाएगा तो वो विकास की चिंता क्यों करेगा, ऐन वक्त पे जाति की एकता का या बिरादरी की एकता का या धर्म की एकता का नारा दे देगा तो बात नहीं होगी। आरएलपी की बात करते हैं क्योंकि शिव विधानसभा में एक बहुत बड़ा वोट प्रतिशत वो लेके गए थे। इस बार भी ये दिक्कत रहेगी क्योंकि ये कहा गया बीती बार कि जो वोट कटे वो भाजपा के कटे, अगर आरएलपी नहीं होती तो भाजपा का व्यक्ति जीतता। ये राजनीति की जानकार कहते हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। देखिए, उदाराम जी मेघवाल पिछली बार हमारे प्रत्याशी थे और उनका अपना एक लंबे समय में दलित समाज के अंदर एक अच्छा आधार था, वो दलितों के मूवमेंट में हमेशा सक्रिय रहे। तो मैं जो उनको मिले हुए वोट को मैं आरएलपी का वोट नहीं मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि वो उनकी एक तरह से व्यक्तिगत जो सामाजिक लड़ाइयों की जो कमाई थी, वो हमारे उनसे मतभेद है कई मुद्दों पर, लेकिन ये बात अपनी जगह ठीक है कि दलित समाज के अंदर उनकी पैठ के कारण उनको एक बड़ी मात्रा में वोट मिला था। उसको मैं आरएलपी का वोट इसलिए भी नहीं मानता कि आरएलपी का एज सच कोई कैडर नहीं है। और अब जो पिछली बार जो वोटर जो आरएलपी को वोट दे रहा था, उसमें से जो पढ़ा लिखा संजीदा वर्ग है वो इस बात को सोचता है कि एक जो 3 सीट की पार्टी है उसको अभी लंबी दूरी तय करनी। ऐसा नहीं, भाजपा भी कभी 1-2 सांसदों की पार्टी हुआ करती थी, बाद में बढ़ती गई। हाँ, तो भाजपा को पब्लिक के बीच में सत्ता में आने के लिए दशक लगे, दशकों के संघर्ष के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी बनी थी। किसी भी राजनीतिक विचार को लोगों के बीच में लड़ते लड़ते, मैं ये नहीं कहता कि आरएलपी का कोई भविष्य होगा नहीं, ये नहीं, लेकिन आज की हमारी जो राजस्थान की जो परिस्थितियां हैं कि राजस्थान की पॉलिटिक्स समस्या बाईपोलर रही है, द्विध्रुवीय रही है। ये कभी इसको त्रिकोण करने के लिए किरोड़ी लाल जी मीणा ने बहुत प्रयास किया, उससे पहले जनता दल हुआ, स्वतंत्र पार्टी हुई, लेकिन कभी भी जो है त्रिकोणीय नहीं हुई, द्विध्रुवीय हमेशा रही है। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से होकर अभी हरियाणा में पहुंची है, काफ़ी घूम लिए, 3000 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं। क्या लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस को कितना बूस्ट कर पाएगी? आपने बैठते ही मेरे से पूछा है कि कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने अपने ही मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाया है और आपकी बिरादरी ने बार बार बताया कि सचिन पायलट किस दिशा में चल रहे थे, अशोक गहलोत किस दिशा में चल रहे थे। तो भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में तो अपनी ही पार्टी को ही नहीं जोड़ पा रही है, वो राहुल गांधी अपने घर को ही सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, तो वो देश तो जुड़ा हुआ ही है। देश कब टूटा? देश तो सन 47 में टूटा, जब उनके ही नाना जो है देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके ही नाना की पार्टी का राज था, उस समय देश टूटा। आज तो भारत एकदम यूनाइटेड है। आज वो किस चीज़ को जोड़ना चाहते हैं? आज भारत की बुनियादी समस्याओं के हल की जो बात है, और 70 साल तक उनकी पार्टी का राज रहा है पूरे राजस्थान में, राज्यों में भी और सेंटर के अंदर भी। तो इस देश के अंदर जो समस्याएं हैं
उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अंतिम सवाल, 7 विधानसभाएं, भाजपा 2023 में कितनी जीत रही है? उसमें शिव भी शामिल है। निश्चित तौर पर शिव सर्वाधिक मतों से जीती जाने वाली विधानसभा होगी। शिव का पूरा कार्यकर्ता यूनाइटेड है और हम सातों सीटों पर क्लीन स्वीप करेंगे। कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा यहां से साफ होगा और अपन जब इस समय चुनाव चूंकि हो चुके होंगे, दिसंबर के महीने में अपन फिर बात करेंगे तो आप मेरी इस बात को रिकॉर्ड रखेंगे, मुझे पूरा यकीन है, और अपन फिर बात करेंगे कि मेरी ये भविष्यवाणी कितनी सच हुई। बिल्कुल, ये राजेंद्र सिंह बिहार थे, खुलकर बेबाकी से शिव विधानसभा को लेकर अपनी बात रखी। एक बात भी चिंता व्यक्त की कि पढ़े लिखे जो युवा हैं वो काबिल व्यक्ति की बजाय अगर जातिवाद और धर्मवाद के आधार पर वोट देते हैं तो ये बड़े दुख की बात है। साथ ही साथ शिव जब वंचित रहा, जिस सरकार के समय जो भी प्रतिनिधि यहाँ से गए, उन्होंने यहाँ के विकास को लेकर अगर काम नहीं किया तो उनकी झोली में भी थोड़ा बहुत उन्होंने डाला कि यहाँ पर बहुत कुछ पब्लिक के लिए गलत हो गया। खैर, अगले दिसंबर में हम फिर बात करेंगे जब 1 साल पूरा हो जाएगा, चुनाव हो चुके होंगे। इनका ये दावा है कि 7 विधानसभाओं में शिव सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाली विधानसभा रहेगी भाजपा के लिए और 7 की 7 विधानसभाएं वो जीतेंगे। अब देखना यह है कि जो भविष्यवाणी है वो कितनी सही साबित होती है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। सहयोगी जसराज जांगीर के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द वाल्मीकि टाइम्स।